Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Midhat Abbas. Students, we are starting a new chapter today, which is chapter 16, and it is democracy and human rights. Let's see what is democracy. Okay, सबसे पहली बात, नया chapter, नया concept. So what is democracy? Democracy है क्या? It comes from two Greek words. Greek is a language. उसके दो words हैं demos and kratos. Demos mean people and kratos mean power. All in all, democracy means rule of the people. अब आप ये सोच रहे होंगे rule of the people का क्या मतलब? Simple language में लेते हैं. By the people, सुना हुआ लगता है? For the people. Now, this is why. By the people means कि लोग खुद अपना representative elect करते हैं या खुद अपनी government elect करते हैं. For the people कि लोगों के लिए ही elect की जाती है. क्यों? क्योंकि जो भी इंसान as a leader और as a representative choose किया जाएगा, वो उन लोगों के rights के लिए लड़ेगा, उनके rights को protect करेगा, उनके लिए बेहतरी की तरफ राह बनाएगा या बेहतरी की तरफ गामजन करेगा उनको. So that is why democracy is a term. It's not only a word, it's a complete wide term जो इस बात को साबित करती है कि कोई भी फ्री या इंडिपेंडेंट कंट्री वो सिर्फ तब थ्राइव कर सकता है जब वो अपने लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उनकी जो इश्यूज है उनको सॉल्व करे और उनकी बात को मान के या उनकी बात के लिए आगे बढ़े. So democracy is a form of government जो ये कहती है कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव या एक कंट्री अपना रिप्रेजेंटेटिव जो उनका लीडर हो वो खुद चूज करे बाय वोटिंग. एंड वोटिंग इज अ राइट, अ सिविक राइट व्हिच इज गिवन टू एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री. ये उस हर एक इंसान को ये राइट हासिल है जो उस कंट्री का सिटीजन होता है, जिसके पास उसका पासपोर्ट होता है. सो यस, डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ इज अ फ्री विल गवर्नमेंट जिसमें लोग अपना लीडर खुद चुनते हैं या खुद चूज करते हैं और दे डू इट बाय वोटिंग. और ये वोटिंग फ्री होनी चाहिए, ये वोटिंग अनबायस होनी चाहिए, किसी चीज से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए और लोगों को किसी के दबाव में आए बगैर अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना चाहिए. अब ये डेमोक्रेसी जिसको हम एक टर्म समझ रहे हैं या हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इसकी हिस्ट्री क्या है? क्या ये जब सबसे पहले लोगों ने इसको डिस्कवर किया था या इस रूल को बनाया था तो क्या वो इससे अवेयर थे कि दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज, या क्या उनको ये पता था कि इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे? लेट्स लुक एट सम ऑफ द हिस्ट्री और ये देखते हैं कि ओवर द इयर्स ये कब से चली और आज ये किस शेप में है. सो यस, स्टार्टिंग पॉइंट था एंशिएंट ग्रीस. डेमोक्रेसी जो है वो बहुत सारे मुल्कों के लिए या बहुत सारी नेशंस के लिए इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसकी जो सूरत या उसकी जो शेप एंशिएंट ग्रीस में थी आज समवॉट उसके ऊपर डेवलप करके ही है. अब एंशिएंट ग्रीस में क्या होता था? एंशिएंट ग्रीस में कोई 10,000 लोग ऑलमोस्ट वो अपनी शहर से, एथेंस से बाहर जाके पिंक्स, एक फ्लैट लैंड थी, वहां चले जाते थे और वहां जाके अपने लॉज डिस्कस करते थे कि हम ये रूल अप्लाई करना चाहते हैं, ये पॉलिसी अप्लाई करना चाहते थे. और लॉज बनाने के बाद वो बाय वोटिंग ये डिसाइड करते थे कि क्या ये लॉ अप्लाई होगा या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉलेज की या एक यूनिवर्सिटी की या एक स्कूल की ही एग्जाम्पल ले लें तो व्हेन यू पीपल इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास या द हेड बॉय ऑफ द स्कूल और हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, आप क्या करते हो? आप वोटिंग करते हो, लोग अपनी चॉइस से चूज करते हैं और उस बंदे को चूज किया जाता है जिसके लिए सबसे ज्यादा वोट जाते हैं. सिमिलरली ये लोग अपने लॉज के लिए करते थे कि इनको, इनकी बॉडी को जो लगता था कि इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो ये बाहर जाके वोट करवा लेते थे 10,000 ऑलमोस्ट लोगों से और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया करते थे. A flat piece of land pinks outside Athens to discuss laws and to vote on them. The women and slaves were not allowed. जो वहां पे slaves थे और जो औरतें थी उनको ये voting allowed नहीं थी. So yes, आज से जब almost 700 years पहले ये start हुई थी तो तब इसमें थोड़े से लूप होल्स थे, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो औरतों की थी और अगर आप मेजॉरिटी से ही वोट नहीं ले रहे या उनका राइट आप वापस ले रहे हो तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आपकी गवर्नमेंट या आपके लीडर्स डेमोक्रेटिक हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं पूरी पॉपुलेशन का.
सिर्फ कुछ परसेंटेज लोगों को आपने उठा लिया और उनसे आपने वोट करवा के तो अपनी गवर्नमेंट या अपना लीडर चूज कर लिया, या कोई भी रूल्स और लॉज जो हैं जो उस वक्त अप्लाई होने थे गवर्नमेंट में वो अप्लाई कर लिए. बट यस, इट वाज द बेसिक स्टार्ट, क्योंकि वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था और लोगों की राय को इंपॉर्टेंस दी जाती थी. मूविंग ऑन, रोमन डेमोक्रेसी वाज सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीस. अगर हम रोमन डेमोक्रेसी की बात करें तो ग्रीक के बाद रोमन डेमोक्रेसी आई. ये ग्रीक के साथ सिमिलर थी, इट वाज ऑलमोस्ट सेम, दोनों मिलते जुलते थे. लेकिन एक डिफरेंस था. रोमन्स ग्रांटेड सिटीजनशिप एंड वोटिंग राइट्स टू सिलेक्टेड नॉन रोमन्स. रोमन्स जो थे वो उन्होंने नॉन रोमन्स, जो लोग रोमन नहीं भी थे या उस कंट्री में, उस मुल्क में या उनके उस स्टेट में उस वक्त रहा करते थे, उन्होंने सिलेक्टेड उन लोगों को भी सिटीजनशिप दी, राइट दिया अपने मुल्क में रहने का, प्लस उनको वोटिंग राइट भी दिया. सो दिस वाज अ स्टेप टुवर्ड्स बेटरमेंट कि नॉन रोमन्स को उन्होंने मौका दिया. सो दे लेफ्ट बिहाइंड द रेसिज्म, दे लेफ्ट बिहाइंड एनी डिफरेंसेस. उसके बाद रोमन गवर्नमेंट आज की जो बेसिक बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं उनसे मिलती जुलती थी. क्यों? उसमें एक पार्लियामेंट थी, इट वाज आल्सो कॉल्ड द सेनेट. 600 नोबल्स वर चोजन फॉर लाइफ. 600 नोबल्स को वो लोग चूज करते थे बाय वोटिंग और वो फॉर लाइफ चूज होते थे. कंट्री वाज रन बाय 2 काउंसिल्स इलेक्टेड बाय फ्री मैन. और जो कंट्री है वो 2 काउंसिल्स रन करते थे जिनको उनकी नेशन या उनके लोग चूज करते थे, लेकिन ये 1 ईयर के लिए होता था. 1 साल बाद वो दोबारा चूज करते थे. सो यस, कैन यू सी द एवोल्यूशन? कैन यू सी कैसे स्टेप वाइज डेमोक्रेसी जो इनिशियली स्टार्ट हुई वो कैसे आगे बढ़ रही है. लेसर इलेक्टेड ऑफिशियल्स फॉर डे टू डे अफेयर्स. अब उनकी गवर्नमेंट के टीयर्स देख लो आप. सबसे पहले सबसे ऊपर पार्लियामेंट में 600 मेंबर हो गए, वो नोबल्स थे. एक डिफरेंस तो था क्लास वाइज, और एक ये इकोनॉमिक डिफरेंस भी था कि जो नोबल्स थे उनको अपर सीट्स मिल जाती थी, जो नोबल्स नहीं थे या जो नॉर्मल बैकग्राउंड से या लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे उनको वो सीट्स नहीं मिलती थी. हाउएवर दिस डिफरेंस वाज देयर, बट ओवरऑल एक सिस्टम वाइज ये एक स्टेप आगे मूव कर रहे थे. फिर सेकंड टीयर आया. उस टीयर में 2 काउंसिल्स कंट्री रन करते हैं. कंट्री रन मतलब उनके जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो फॉरेन अफेयर्स हैं, वो डील करते हैं. लेसर इलेक्टेड ऑफिशियल वो छोटे मोटे काम जैसे ट्रेड हो गई, जैसे मार्केट हो गई, जैसे कुछ लीगल अफेयर्स, जो आर्ग्यूमेंट्स हो गए. सो ये चीजें, ये जो लेसर ऑफिशियल्स थे वो भी इलेक्ट होते थे बाय वोटिंग, वो डील करते थे. अब दिस इज अ फॉर्म व्हिच टुक एवोल्यूशन और टुक शेप एज वी नो इट टुडे ओवर द इयर्स. आप स्टेप वाइज इसकी बेटरमेंट देख रहे हैं. अगर हम कंट्रीज वाइज डिस्कस करें तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस से ही द लीडर्स डिटर्मिन्ड टू मेक इट डेमोक्रेटिक. जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाए, कि लोग खुद अपना लीडर चूज करें. बट हाउएवर उस वक्त उनको भी डेमोक्रेसी का इतना मतलब नहीं मालूम था, सिवाय इसके कि दे यूज्ड टू थिंक दैट इट इज द सिस्टम इन द वेस्ट. ये वो सिस्टम है जो वेस्ट में, जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो उस वक्त यूज करते थे. बट अगर हम उस वेस्ट की बात भी करें, इफ यू टॉक अबाउट इवन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड को 700 साल लगे अपना सिस्टम डेवलप करने में. 700 years. वहां पे भी सिंगल रूल था. द रूलर ऑफ द कंट्री हैड अ लॉट ऑफ पावर. सारे डिसीजन उसी तक जाते थे, द क्वीन, द पार्लियामेंट. सो इट टुक 700 years फॉर इंग्लैंड टू डेवलप अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. इट टुक 700 years फॉर इट टू इमर्ज. अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ रूलर, मोनार्क या पार्लियामेंट. अगर आप देखो तो जैसे जैसे ईयर्स में वो आगे बढ़े, तो सबसे पहले उनका एक सिंगल रूलर होता था, फिर उन्होंने मोनार्क इलेक्ट करना शुरू किया, एंड देन केम द पार्लियामेंट, जिसमें लोगों के इलेक्टेड ऑफिशियल्स ऊपर आते थे. इन सारी अथॉरिटीज को जो कि ये लीड करती थी कि जो पावर है वो एक या कुछ आदमियों के हाथ में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाए, उस चीज को इन्होंने बैलेंस किया या कंट्रोल किया बाय अ सिविल वॉर. ये वो सिविल वॉर थी जो 1648 में स्टार्ट हुई और 1660 में एंड हुई. एक जंग के थ्रू उन्होंने, क्योंकि अनरेस्ट था, पब्लिक ने आवाज उठाई, सिविल वॉर, द पीपल दे वर इन्वॉल्व्ड, और 12 साल ये वॉर चली. उस 12 साल के बाद उन लोगों ने अपना ये जो पावर सेंटर्ड था कि जो एक लोग या कुछ लोग हैं या पार्लियामेंट है या रूलर है या मोनार्क है, उनके हाथ में जो अथॉरिटी थी उसको उन्होंने डिविएट करके लोगों में डिवाइड किया, और वो लोग थे जो द पीपल और द नेशन चोज देमसेल्व्स. अब इसकी डाउनसाइड क्या है? जब एक इंसान के हाथ में ज्यादा पावर होती है तो वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देखता है, अपने नजरिए से देखता है. दूसरों के नजरियों को अकाउंट करना चाहे या ना भी करना चाहे, तो देयर इज टू मच टू हैंडल कि वो सिर्फ अपने एक नजरिए के थ्रू चलता है. हाउएवर डेमोक्रेसी ये कहती है कि लोगों की आवाज सुनी जाए और उनके इश्यूज को उनके तरीके से सॉल्व किया जाए.
इंग्लैंड के बाद अगर अब हम फ्रांस की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आई और 93 में खत्म हुई. Yes, it also brought down the single-handed or the concentration of power from one hand to a better adopted system. Industrial Revolution 19th century में आई. It made ordinary people powerful. 19th century में जब Industrial Revolution आई, जब इंडस्ट्री डेवलप हुई मैस लेवल पे, तो उससे ऑर्डिनरी लोग, जो आम लोग थे, जो कौम थी या जो लोग वहाँ पे उस नेशन का हिस्सा थे, उन लोगों के हाथों में पावर गई बिकॉज पैसा आया. जब उन्होंने इंडस्ट्रीज डेवलप की तो उनके हाथ में पैसा आया, तो इट मेड देम पावरफुल. वर्ल्ड वॉर वन डिस्ट्रॉयड नोबल्स, और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर वन हुई विच वाज 1914 टू 1918, 1914 से 1918, इस वर्ल्ड वॉर ने, क्योंकि जो नोबल्स थे दे लॉस्ट पावर, दे लॉस्ट मनी, दे लॉस्ट वेपन, दे लॉस्ट आर्म फोर्सेस, दे लॉस्ट पीपल, तो उनको इसने बर्बाद कर दिया. जब इसने बर्बाद किया तो समहाउ एक लेवलिंग इफेक्ट आ गया. जो बहुत ऊपर नोबल्स थे और जो बहुत पुअर लोग थे, समहाउ इट वाज लेवल्ड. यहां से ऑर्डिनरी लोग ऊपर आए, उधर से ये लोग नीचे आए. सो द डिफरेंस बिटवीन द क्लासेस, कि जो सबसे ज्यादा रिच है और जो सबसे ज्यादा गरीब है, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस था या जो डिफरेंस था वो कम हो गया. सो दैट वाज द लेवलिंग इफेक्ट. अब अगर आप देखें तो ये जितनी चीजें हमने डिस्कस की एज अ हिस्ट्री, it is the evolution of democracy which took hundreds of years to take shape today. हर साल या हर बढ़ते डेकेड या मिलेनियम के साथ वो सिस्टम बेहतर होता गया and it finally took the shape which democracy has today, कि लोग खुद वोट करके फ्री विल से अपना लीडर चूज करते हैं and then that leader works for the welfare of the country and welfare of the nation. अब हम देखते हैं एस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी के, कुछ ऐसी कंडीशंस which are necessary. सबसे पहली तो है जी द फोरमोस्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन, गवर्नमेंट चोजन बाय पीपल, कि लोग खुद अपनी गवर्नमेंट चूज करें. कैसे? ऑब्वियसली बाय वोटिंग. मेजॉरिटी, कुछ लोग जो हैं या सम लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, दे स्टैंड इन द इलेक्शंस एंड द नेशन दे गिव वोट. जिस लीडर को ज्यादा वोट मिलेंगे, जिसके पास मेजॉरिटी आएगी, ही और शी विल बिकम द लीडर ऑफ द कंट्री. इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन. अब ये जो हम पीछे बात कर रहे थे कि जो नोबल्स और जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके दरमियान का डिफरेंस कम हुआ, सो जो राइट्स हैं, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, विच इज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, वी टॉक अबाउट फूड, वी टॉक अबाउट वाटर, वी टॉक अबाउट शेल्टर, ये ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो हर एक को मिले, इररिस्पेक्टिव कोई अमीर है या गरीब है. रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर शुड बी इन प्लेस. ऑफेंसिबल या जो क्राइम्स हैं वो पनिशेबल हों अंडर अ कोर्ट ऑफ लॉ. वो कोर्ट ऑफ लॉ सेटअप किया जाए, रूल सेटअप किए जाएं, ये डिफाइन किया जाए कि कौन सा एक्ट क्रिमिनल है, कौन सा एक्ट क्रिमिनल नहीं है. जुडिशरी सिस्टम सेपरेट फॉर गवर्नमेंट. जुडिशरी, जजेस. अब हम लॉ एंड ऑर्डर की जब ऊपर बात कर रहे थे तो फिर हम जजेस की बात भी करते हैं. द पीपल हु गिव डिसीजंस ओवर अ केस और ओवर एन इशू विच इज टेकन टू द कोर्ट ऑफ लॉ. सो ये जजेस और जुडिशरी जो है ये गवर्नमेंट से सेपरेट हो और इंडिपेंडेंट हो, ताकि इन पे कोई इन्फ्लुएंस ना आए. एंड दोज पीपल हु आर जजेस और हु आर हैंडलिंग लॉ एंड ऑर्डर, दे शुड बी इररिस्पेक्टिव. उनका जो इंसाफ है वो अमीर गरीब के लिए एक हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल है नहीं है, छोटा आदमी है बड़ा आदमी है, छोटी जॉब करता है बड़ी जॉब करता है, ये वो डिफरेंसेस हैं जो सोसाइटल हैं और जो इंसान ने खुद पैदा किए हैं. बहरहाल जुडिशरी को गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से सेपरेट होना चाहिए और इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, मीटिंग, हर एक को आज़ादी होनी चाहिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बात कहने की आज़ादी, किसी से भी डरे बिना अपनी बात कहने की आज़ादी. फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपना मजहब प्रैक्टिस करने की आज़ादी. बेशक आप मुसलमान हो, बेशक हिंदू हो, बेशक क्रिश्चियन हो, बेशक ज्यू हो, सिख हो, कोई भी आप रिलीजन के हो, आप अपना रिलीजन आराम से प्रैक्टिस कर सको बिना किसी दबाव के, और कोई आपको दबाए भी ना सके. मतलब इवन इफ यू आर माइनॉरिटी इन अ कंट्री, तो आपके राइट्स को कोई आपसे ले ना सके, because it then goes back equal rights for everyone. And freedom of meeting, कि कोई भी किसी से मिल सके. It's not based on कि religious है या social है. So इस तरह की discrimination ना हो, इस तरह का तफरका ना हो, और लोग आराम से खुले दिल से एक दूसरे से मिल सकें. So these are the few aspects of democracy जहां ये सारी चीजें applicable होती हैं. सिर्फ उसी जगह पे या उसी कंट्री में डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से चल सकती है, या ये बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जो अप्लाई होने ही होते हैं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ना
talking about the last thing of democracy, conditions for democracy to flourish. अब ऐसी conditions, democracy सिर्फ उस country में बढ़ सकती है या फल फूल सकती है जहां stability हो. Stability का मतलब सिर्फ economy नहीं होता. Stability का मतलब political stability भी होता है. Stability का मतलब होता है आपका infrastructure, आपकी basic needs. अब political instability का मतलब है कि आपकी government बार बार ना बदले, leaders बार बार ना बदले, आपके laws और rules बार बार ना बदले. So yes, a stable country will only have a stable government and only democracy can flourish in these conditions. अगर there is no stability, तो जो leader आया है वो बेहतर तरीके से उस मुल्क को run नहीं कर सकता. Country free from deep economic differences. Deep economic differences. Deep economic differences का मतलब ये है कि rich richest नहीं है और poor poorest नहीं है. अब इससे क्या मतलब हुआ कि rich richest और poor poorest नहीं है? इकोनॉमिक डिफरेंस वहां आता है जहां गरीब गरीब तर हो जाता है और अमीर अमीर तरीन हो जाता है. जिनके पास पैसा है उनका पैसा बढ़ जाए और जिनके पास पैसा नहीं है वो मजीद बेचारे गुर्बत का सामना करें. जब ऐसा डिफरेंस आ जाता है ना तो दरमियान में कोई चीज उनको ब्रिज नहीं करती. कंट्री का पूरे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो कुछ लोगों में बट जाती है और बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती. इस तरह कंट्री भी तरक्की नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इक्वल राइट्स नहीं रहते. फिर जब गरीब जो गरीब तरीन हो जाएगा उसको बेसिक राइट्स नहीं मिलेंगे और जो अमीर है जिसके पास पहले ही बहुत सारी सहूलियात हैं अगर उसको मजीद सहूलियात मिलना शुरू हो जाएंगी तो देयर विल बी अ ह्यूज गैप. सो इस तरह के डीप इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए. रीडिंग एंड नंबर्स, मिनिमम एजुकेशन. एजुकेशन का मिनिमम लेवल ये होना चाहिए. रिमेंबर हमने डेवलप्ड कंट्री का लिटरेसी रेट देखा था, कितना था? वेल डन, इट वाज 99%. 99% लिटरेसी रेट का मतलब यह है कि 100 लोगों में से 99 लोग लिख पढ़ सके. सो एक डेवलप कंट्री बनने के लिए, डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए आपका जो मिनिमम एजुकेशन का लेवल है वो रीडिंग और नंबर्स जरूर होना चाहिए कि आपको पढ़ना लिखना आए. पीपल रिस्पॉन्सिबल यूज देयर डेमोक्रेटिक राइट्स लाइक वोटिंग फ्रीली. जो लोग हैं उस मुल्क के वो रिस्पॉन्सिबल हों, जिम्मेदार हों, क्योंकि 18 years of age or plus या 21 years of age or plus जो भी आपके मुल्क में जो है वो वोटिंग एज है उसके अकॉर्डिंगली आप फ्री विल से किसी के दबाव में आए बगैर अपना वोट कास्ट कर सको और रिस्पॉन्सिबली वोट करो. बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि वोटिंग एज के लोग वोट कास्ट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो 21 साल से ऊपर हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स या दे डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट या वो अनहैप्पी है करंट गवर्नमेंट से तो वो अपना वोट कास्ट करने जाते ही नहीं है. दिस इज रॉन्ग. वी शुड ऑलवेज यूज अवर राइट टू वोट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज आवर कंट्री, इट इज आवर गवर्नमेंट और एक वोट भी मैटर करता है. सो डेमोक्रेसी की भी डिमांड यही है, कंडीशन यही है कि लोग जिम्मेदार होकर अपने वोट को सेंसिबली यूज करें किसी दबाव के बगैर. अब जब हमने डेमोक्रेसी डिस्कस कर ली, उसके एस्पेक्ट्स, उसकी कंडीशंस डिस्कस कर ली, सो डेमोक्रेसी में सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फैक्टर नहीं आता, सोशल फैक्टर भी आता है जिसमें ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल है भी और वहां के सोशल लॉज या वो वहां अपने लोगों के लिए काम नहीं कर रहे तो इट बिकम्स पॉइंटलेस. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग दोज ग्रेट ह्यूमैनिटेरियंस, ऐसे लोग, ऐसे लीडर्स जिन्होंने सिर्फ सोशल कॉज के लिए या लोगों के लिए काम किया ताकि लोगों को ह्यूमन राइट्स मिल सके, जो गैप है उनके दरमियान वो ब्रिज हो सके एंड पीपल कैन फ्लरिश. सो उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.